बच्चों, let's read the question. The question says that we have two masses M1 and M2. The mass first is M1 and the second is M2 are initially at rest at infinite distance. That at initial position both the masses are at rest. की जो initial position है starting में, जैसे दोनों जो masses है हमारे पास M1 M2 masses given है और दोनों infinite distance भी हैं और starting में दोनों rest पे है. उसके बाद क्या होता है, दे अप्रोच ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, की वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं जब उनके अंदर एक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन आता है. ओके, तो उसके बाद क्या होता है, फाइंड देयर स्पीड ऑफ अप्रोच एट द इंस्टेंट व्हेन दे आर एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट, कि जब वो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे हैं तब हमें उनकी स्पीड ऑफ अप्रोच एक दूसरे की तरफ, कि वो कितनी स्पीड से, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, हमें वो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे निकालनी है. ओके, सो उस रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो जो हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम. ओके, सो हम यहाँ पे दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये लॉ क्या कहते हैं कि जो एनर्जी होती है फाइनल की और इनिशियल की वो कंजर्व रहती है. दैट मींस देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन एंड देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द masses. ओके, सो लेट्स solve the question by using this. So let's solve the question. So the step number 1 of the question is what this step says that there is conservation of energy momentum. Conservation of momentum of the two masses. Okay, that means conservation of momentum. What this momentum says, that we have two masses, that is M1 and this is M2. बस दो मास है M1 and M2. स्टार्टिंग में दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, उसके बाद हमने इनको एक ऐसी पोजीशन पे मूव कर दिया कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r हो गया. ओके, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है और जो ये वाला मास है वो इसकी तरफ मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. तो इस पोजीशन पे जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें अप्लाई करेंगे तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो मास है फर्स्ट का M1 and the velocity of first that जो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे v1 माइनस m2 v2, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. क्योंकि एक की वेलोसिटी अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, अगर हम ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस में ले रहे हैं तो ये वाला माइनस x एक्सिस में होगा, माइनस में होगा. सो m1 v1 माइनस m2 v2 विल बी इक्वल टू 0. ओके, सो m1 v1 will be equal to m2 v2. This is the equation number 1 here. उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड हम करेंगे. स्टेप नंबर सेकंड दैट मींस वी विल यूज हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, एनर्जी दैट मींस कंजर्वेशन ऑफ, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो इनिशियल में दोनों रेस्ट पे हैं, रेस्ट पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ओके, सो अगर R डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे दोनों की हमें स्पीड निकालनी है तो उस पे हमारे पास एनर्जी क्या होगी, G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय R, नॉट R स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय R, and this will be equal to half kinetic energy of first, half m1 v1 square plus kinetic energy of second, half m2 v2 square. ओके, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी. तो जैसे स्टार्टिंग में हमने इनको v वेलोसिटी से इसको मूव करवाया, v2 से इसको मूव करवाया, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगी. ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि अगर हम v वैल्यू निकालें किसी एक टर्म में, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड हियर. ओके, सो इस इक्वेशन में अगर हम जैसे इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम v2 की वैल्यू निकाल के v1 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, G M1 M2 डिवाइडेड बाय R, एंड दिस विल बी इक्वल टू हियर हाफ M1
V1, यहाँ से V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 will be equal to M2 V2 divided by M1. From here V1 will be equal to M2 V2 divided by M1. Okay, so this will be equal to M2 V2 divided by M1 and the two times of this term plus 1 by 2 M2 V2 square. Okay. So here I obtained the value that is G M1 M2 divided by R is equal to half M1 M2 V2 divided by M1 two times of this term plus half M2 V2 square. ओके, सो हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाली. अब हम यहाँ से V1 और V2 की वैल्यू निकालते हैं. सो V2 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, V2 स्क्वायर विल बी कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म. यहाँ से भी V2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये जो बाकी टर्म है इस साइड आके डिवाइड में होगी और यहाँ से जो V2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2G M1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R M1 plus M2 and under the root of this term. ओके, सो ये आएगी हमारे पास V2 की वैल्यू एंड V1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो V1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, M2 V2 डिवाइडेड बाय M1. सो V2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और V1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2G M2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R M1 प्लस M2. ओके, और यहाँ पे भी क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ दिस टर्म. ओके, ये दो वैल्यू हमारे पास आई. उसके बाद आती है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट. रिलेटिव वेलोसिटी, सो रिलेटिव वेलोसिटी दैट मीन्स वी आर हमारे पास किसके इक्वल होगा, V1 मॉड ऑफ V1 प्लस मॉड ऑफ V2. दैट मीन्स दोनों वेलोसिटीज को ऐड करके हमारे पास आए गए. सो वी आर स्क्वायर will be equal to here relative velocity that will be equal to here under the root of 2G M1 square divided by R M1 plus M2 that is V2 plus under the root 2G M2 square divided by R M1 plus M2 that is V1. सो हमने दोनों टर्म को यहाँ पे ऐड कर दिया. अब ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, अब ऐड करने के बाद हम यहाँ से निकालते हैं वी आर स्क्वायर की वैल्यू. हम दोनों टर्म का स्क्वायर कर देते हैं. तो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं. 2G M1 स्क्वायर प्लस 2G M2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R M1 प्लस M2. जैसे अगर हम स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है. सो 2 इंटू a that means 2m1 m2g divided by r m1 plus m2. so ये हमारे पास टर्म आ जाएगी यहाँ से. सो यहाँ से v r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी 2g divided by r m1 plus m2 all square divided by m1 plus m2. ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ से एक टर्म. ओके, so m1 plus m2, so this will be cancel out by this. m1 plus m2 ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, नीचे सिंगल टर्म है. so यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं v r की, so किसके इक्वल होगी, अंडर द रूट ऑफ 2g डिवाइडेड बाय r और ऊपर वाली टर्म क्या होगी, m1 plus m2. okay, so this is the relative speed of approach at the distance small r. okay, I hope you understood the question well. okay, thank you so much.